कल हमने पढ़ा था कैसे भारत में यूरोपीय देश का आगमन हुआ, कैसे कैसे अपने कंपनी को यहाँ पर स्थापित किए। लेकिन आज हम उससे एक स्टेप आगे ब्रिटिश शासन से पूर्व भारत की सामाजिक आर्थिक स्थिति 1700 ईस्वी से 1800 ईस्वी के बीच में जानेंगे तथा भारतीय अर्थव्यवस्था का अंग्रेजों द्वारा औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के बारे में जानेंगे तथा ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण के बारे में भी हम जानेंगे तथा ब्रिटिश कंपनी का नियम तथा कंपनी नियम एवं कृषि तथा 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 ब्रिटिश शासन का कृषि नीति और उस पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जानेंगे तथा ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव तथा जमींदारी रैयतवाड़ी महलवाड़ी व्यवस्था के बारे में जानेंगे एवं ब्रिटिश शासन की भू राजस्व नीतियों के दुष्परिणाम के बारे में भी जानेंगे तथा ग्रामीण उद्योग और नगरीय दस्तकारियों का पतन, अनऔद्योगिकरण, धन का बहिर्गमन सिद्धांत एवं एवं भारतीय कल्चरल एवं सामाजिक आर्थिक सामाजिक जब 1900 सेंचुरी के बाद की स्थिति के बारे में भी जानेंगे तथा भारत में आधुनिक उद्योगों के उदय के बारे में भी जानना बहुत ही आवश्यक है। अब हम पहले टॉपिक से शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि ब्रिटिश शासन से पूर्व भारत की सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में हम जानकारी जुटा रहे हैं। इसमें हम देखते हैं कि 17वीं शताब्दी में भारत विश्व में औद्योगिक माल का सबसे बड़ा उत्पादक देश था। उसके निर्यात की वस्तुओं में मुख्यतः सूती और रेशमी कपड़े, मसाले, नील, शक्कर, औषधीय कीमती रत्न और दस्तकारी की वस्तुएं शामिल थी। आयात कम होता था, इसलिए व्यापार संतुलन भारत के अनुकूल रहता था। बंगाल, ढाका, गुजरात, अहमदाबाद और मछलीपट्टनम के सूती कपड़ों, मुर्शिदाबाद, लाहौर और आगरा के रेशमी कपड़े, कश्मीर, आगरा की गर्म सालों और गलीचों की विदेशों में बहुत मांग रहती थी। यूरोप के व्यापारियों के माध्यम से भारत का उत्पाद यूरोप में पहुंचता रहता था। यूरोप व्यापारी भारत से माल खरीदते थे और उसके बदले में बहुमूल्य धातु देते थे, जिसमें भारत में सोने चांदी की आवक बढ़ गई और एक समृद्ध राष्ट्र बन गया। इस कारण व्यापार और उद्योग का विकास हुआ और यहाँ के निवासी समृद्ध और संपन्न हुए। यूरोप के देशों से व्यापार के अतिरिक्त भारत के एशिया के अन्य देशों के साथ भी अच्छे व्यापारिक संबंध थे। एशिया के देशों में अरब से चीन तक तथा अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित देशों में व्यापारिक संबंधों के कारण भारत को उद्योग एवं कृषि दोनों दृष्टियों से लाभ हुआ करता था। विदेशी व्यापारी के अतिरिक्त देश में अंतर प्रांतीय व्यापार भी समृद्ध था। भारतीय ग्राम अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर थी। हस्तशिल्प तथा कृषि का आपसी समन्वय था। भूमि पर अधिक दबाव नहीं था क्योंकि उद्योग धंधे बहुत थे। जनसंख्या भी सीमित थी। ग्राम की भूमि कृषक समाज की होती थी। प्रत्येक कृषक कुटुंब के पास कुछ न कुछ भूमि होती थी। भूमि का क्रय विक्रय कम होता था। कार्ल मार्क्स भूमि के इस सामाजिक स्वामित्व को एक प्रकार का भारतीय साम्यवाद मानता था। अंग्रेज के शासन काल के अंतिम वर्षों में भारत के व्यापार और वाणिज्य में गिरावट आनी शुरू हो गई थी और औरंगजेब के
के सॉरी हम वहाँ देखते हैं कि और अंग्रेज नहीं, औरंगजेब के शासनकाल में के अंतिम वर्षों में भारत के व्यापार और वाणिज्य में गिरावट आनी शुरू हो गई थी तथा यूरोपियों के आगमन से भी हमारे यहाँ व्यापार वाणिज्य में गिरावट आनी शुरू हो गई थी। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद मुगल साम्राज्य का विघटन शुरू हो गया। मुगल साम्राज्य के विघटन के साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था का भी विघटन होने लगा। उत्तरवर्ती मुगल शासक द्वारा तत्कालीन यूरोपीय व्यापारियों को दी गई उदारतापूर्वक रियायतों ने स्वदेशी व्यापारियों के हितों को भी नुकसान पहुंचाया, जिससे यहाँ के घरेलू उद्योग प्रभावित हुए। इन रियासतों और सुविधाओं के कारण विदेशी व्यापारी अंतर प्रांतीय व्यापार के एक भाग पर कब्जा करने में सफल हो गए। मुगल साम्राज्य विघटन का लाभ उठाकर यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री को मजबूत करना आरंभ कर दिया। भारत के साथ व्यापार से इंग्लैंड की समृद्धि तथा वहां के औद्योगिक उत्पादकों के हितों को ब्रिटिश संसद नजरअंदाज नहीं कर सकी। ब्रिटिश उद्योगपति ब्रिटेन से में भारतीय वस्त्रों की लोकप्रियता से ईर्ष्या करते थे। प्रसिद्ध उपन्यास रॉबिन्सन क्रूसो के लेखक डेनियल डिफो की शिकायत थी कि भारतीय वस्त्र हमारे घरों, हमारे कक्षों तथा हमारे शयनगारों में भी प्रवेश कर चुके हैं। पर्दे, कुर्सियां और अंत में हमारे बिस्तर का भी मलमल या भारतीय वस्तुओं के अलावा कुछ नहीं था। 1700 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसके अनुसार इंग्लैंड में भारतीय रेशमी वस्त्रों एवं छपे रंगीन वस्तुओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1720 में दूसरा अधिनियम पारित किया गया एवं जिसके अनुसार ऐसे वस्त्रों के पहनने और उपयोग से मनाही थी जो इंग्लैंड में रंगा अथवा छपा न हो। इंग्लैंड के अलावा सभी यूरोपीय देशों ने भी भारतीय वस्त्रों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया तथा उस पर भारी आयात शुल्क लगाया। हॉलैंड एकमात्र यूरोपीय देश था जिसने न तो भारतीय सूती माल पर आयात शुल्क लगाया और न आयात पर प्रतिबंध लगाया। बाद के दशकों में इंग्लैंड ने बुनकर उद्योग के लाभ के लिए संरक्षण शुल्क भी धीरे धीरे बढ़ाकर 80% कर दी। फलस्वरूप भारतीय हथकरघा उद्योग का पतन होने लगा। अब हम देखेंगे कि कैसे भारतीय अर्थव्यवस्था का अंग्रेजों द्वारा औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तन किया गया। इसमें प्लासी का और बक्सर का युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था अधिशेष और आत्मनिर्भर की अर्थव्यवस्था से औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो गई। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के अंतर्देशीय व्यापार में बड़े पैमाने पर अंग्रेजों की हिस्सेदारी हो गई। कंपनी के कर्मचारियों ने नमक, सुपारी और तंबाकू जैसे वस्तुओं जो अब तक यूरोपीय व्यापारियों के लिए प्रतिबंधित थी के व्यापार पर कब्जा कर लिया। क्लाइव ने कंपनी के कार्यकर्ताओं के निजी हितों को देखते हुए अगस्त 1765 में एक व्यापार समिति की स्थापना की। इस समिति में कंपनी के कार्यकर्ताओं को नमक, सुपारी तथा तंबाकू के व्यापार पर एकाधिकार दे दिया गया। क्लाइव द्वारा एक सोसाइटी 1765 के माध्यम से नमक निर्माण पर एकाधिकार की प्रथा को 1768 में समाप्त कर दिया गया तथा जमींदारों, भारतीय व्यापारियों और कंपनी की सरकार को 30% शुल्क देकर नमक निर्माण की अनुमति दे दी गई। 1772 में यह सुविधा भी समाप्त कर दी गई और कंपनी के एकाधिकार को फिर से स्थापित कर दिया गया।
1776 में वारेन हेस्टिंग ने अलग अलग व्यक्तियों को नमक के उत्पादन और बिक्री की सुविधा पट्टे पर देने की योजना शुरू की। 1780 में वारेन हेस्टिंग ने नमक उत्पादन का एकाधिकार कंपनी को दे दिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि 1771 में कंपनी आर्थिक रूप से दिवालिया हो गई और कंपनी ने लंदन की सरकार से 10 लाख पाउंड का ऋण मांगा। परिणामस्वरूप रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पारित किया गया। अंग्रेजों द्वारा बंगाल में राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर लेने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था से ब्रिटेन के औपनिवेशिक हितों की रक्षा की जाने लगी। कंपनी की नीतियों ने भारत को उत्पादक देश के स्थान पर कच्चे माल का उत्पादक देश बना दिया तथा हम देखते हैं कि 1798 ईस्वी आते आते रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के कठपुतली नवाब मीर जाफर से कंपनी के लिए सोरा व्यापार का एकाधिकार प्राप्त किया। सोरा बारूद बनाने का एक प्रमुख मसाला था, इसलिए 18वीं शताब्दी में युद्धों के दौरान यूरोपीय देशों को इसकी अत्यधिक मांग थी। इसके बाद 1793 में एक नई नील निर्यात की एक महत्वपूर्ण वस्तु थी। नील उत्पादक ब्रिटिश ट्रेडर्स थे जो अत्यंत अमानवीय ढंग से नील की खेती करने वाले कृषकों का शोषण करते थे। बंगाल में नील की खेती करने वाले अंग्रेज ने स्थानीय कृषकों को लूटा एवं स्मिथ ने एक पक्षीय वस्तुओं के अधिगमन को तथा भारत से धन की प्राप्ति को लूट की संज्ञा दी। इस प्रकार कंपनी ने बंगाल और बिहार में अफीम पर अपना एकाधिकार प्राप्त कर लिया है। अब यहाँ हम देखते हैं कि खेती के बारे में जो अभी जिक्र हुआ है उससे संबंधित है एक बुक जिसका नाम है नील दर्पण, जिसको दीनबंधु मित्रा ने लिखा है, जिसमें बताया गया है कि कैसे नील किसानों को शोषित किया जाता था एवं उन्हें कितना परेशानी उठाना पड़ता था। अब हम आगे देखते हैं कि 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक तथा 1987 के आरंभिक वर्षों में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का उदय हुआ तथा औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप ब्रिटेन को अपनी मशीनों के बढ़ते हुए उत्पादन के लिए भारत से कच्चे माल की अधिक मात्रा में आवश्यकता हुई तथा अपने तैयार हुए माल के लिए भारत में बाजार की आवश्यकता हुई। फलस्वरूप 1853 में भारत सरकार ने स्वतंत्र व्यापार की नीति का अनुसरण किया। भारत नहीं बल्कि कहें हम ब्रिटिश सरकार ने नीति का अनुसरण किया एवं भारतीय आयात निर्यात करों को समाप्त करना आरंभ कर दिया। इस नीति से ब्रिटिश को सस्ता कच्चा माल मिला और भारत में उसकी बनी हुई वस्तुओं को सुविधापूर्ण बाजार मिला। 1813 में पारित चार्टर एक्ट द्वारा अंग्रेजी संसद ने कंपनी के चीन तथा चाय के व्यापार को छोड़कर भारत में व्यापार करने का एकाधिकार को समाप्त कर दिया। भारत में रेलवे की स्थापना से बनी हुई वस्तुओं को दूर दूर तक एवं कस्बों में पहुंचाए जाने की सुविधा हो गई। पहली रेल लाइन डलहौजी के कार्यकाल में 1853 में बंबई से थाने के बीच डाली गई। इससे भारतीय व्यापार और उद्योग बहुत तीव्र गति से नष्ट हुआ। भारत के सभी उद्योग नष्ट हो गए, विशेषकर कपड़ा उद्योग। फलस्वरूप भारत में निरंतरता आई, भूमि पर दबाव पड़ा।
वस्तुतः भारत ब्रिटेन के लिए कच्चा माल उत्पादक करने वाला एक विशाल भूखंड तथा उसके द्वारा बनाए गए माल की खपत के लिए विस्तृत बाजार मात्र बन गया। अब हम देखते हैं कि कैसे ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण के माध्यम से भारत का शोषण करता रहा है। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद को मुख्यतः 3 चरणों में विभाजित किया गया है। आर.पी. दत्त ने अपनी ऐतिहासिक कृति या कहें पुस्तक इंडिया टुडे में भारतीय औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का विस्तृत विश्लेषण किया है। हम अब 3 चरणों के बारे में जानेंगे, जो कि वाणिज्यिक चरण है, जो कि 1757 से 1813 ईस्वी तक का काल माना जाता है। इस चरण में कंपनी ब्रिटेन के लक्ष्य थे भारत के साथ व्यापार पर एकाधिकार कायम करना तथा भारत को सीधा एवं सत्ता पर नियंत्रण स्थापित कर राजस्व पर एकाधिकार कायम करना। दूसरा चरण औद्योगिक पूंजीवाद, जो कि 1813 से 1898 ईस्वी तक रहा। इस चरण में कंपनी का लक्ष्य भारत को एक अधीनस्थ बाजार के रूप में विकसित करना था, जो कच्चा माल भी उपलब्ध करा सके। तृतीय चरण है वित्तीय पूंजीवाद का। यहाँ पर 1858 से 1947 ईस्वी तक का माना जाता है। इस चरण में अंग्रेज पूंजीपतियों ने भारत में पूंजी निवेश किया, क्योंकि वह अपनी संचित पूंजी को भारत में सुरक्षित तरीके से नियोजित कर सकते थे तथा यहाँ मजदूरी सस्ती होने से अच्छा मुनाफा कमा सकते थे। साथ ही अपने गृह उद्योग के लिए कच्चा माल भी निरंतर प्राप्त कर सकते थे। इस चरण में सर्वाधिक पूंजी निवेश सार्वजनिक ऋण क्षेत्र में किया गया। पूंजी निवेश का दूसरा क्षेत्र था रेल निर्माण। इसके बाद पूंजी चाय, कॉफी, रबड़, नील आदि के बागानों के विकास में लगाए गए। यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे कैसे पूंजी का यहाँ निवेश किया गया। अब हम देखेंगे ब्रिटिश कंपनी के नियम के बारे में जानेंगे, जो कि 1600 ईस्वी में एक चार्टर के द्वारा ब्रिटिश ने कंपनी को यहाँ पर एक कंपनी स्थापित की, जो कि व्यापार का अधिकार प्राप्त हुआ एवं 1675 ईस्वी में दीवानी फंक्शन का निर्माण किया, जो कि रेवेन्यू कलेक्ट करता था अपने नियमानुसार। अब हम देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जहाँ पर ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कंपनी का शासन आ गया तथा गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, जो कि वारेन हेस्टिंग इसके पहला गवर्नर जनरल बने। एंड बम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे उन दोनों को सबऑर्डिनेट गवर्नर बना दिया गया तथा कंपनी गवर्निंग बॉडी बनाने लगी, जिसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स रहते थे, जो कि क्राउन को डायरेक्ट रिपोर्ट करते थे। अब हम जानेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसका लक्ष्य था अलग करके कमर्शियल एवं पॉलिटिकली जो भी कंपनी का मुद्दा था उसके अलग अलग निराकरण करना तथा पहली बार भारतीय टेरिटरी को ब्रिटिश का पार्ट बताया गया एवं
और कंपनी पर पूरा नियंत्रण ब्रिटिश क्राउन का हो गया। और यह नियम 1857 ईस्वी तक चलते रहा। और यहाँ पर एक बात और सामने आती है कि यहाँ पर ब्रिटिश मर्चेंट एंड ट्रेडर का मोनोपोली जो ईस्ट इंडिया कंपनी पर था, इसको 1813 में हटा दिया गया। 1813 तक आते आते हटा दिया गया। अब हम 1833 चार्टर एक्ट के बारे में जानेंगे, जिसको लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में पारित किया गया। यहाँ पर हम देखेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ भारत बना दिया गया तथा पहला गवर्नर जनरल ऑफ भारत बेंटिक को बनाया गया एवं और इसे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के आधार पर ही बनाया गया था तथा यहाँ पर सारे नियम कानून को कोडिफाई किया गया और उसके अंतर्गत काम करना शुरू कर दिए। अब हम जानेंगे चार्टर एक्ट 1853 के बारे में, जो कि यह लास्ट चार्टर था जो ब्रिटिशर्स द्वारा बनाया गया। इसमें लेजिस्लेटिव एवं एग्जीक्यूटिव को अलग अलग कर दिया गया फंक्शन के काम करने के लिए, और इसमें सेपरेट काउंसिल भारतीय विधान के लिए बनाया गया तथा यहाँ पर ओपन कंपटीशन सिविल सर्विस के लिए शुरू की गई। हमने देखा कि कैसे कंपनी ने अपना एक नियम बनाया, उसके आधार पर हमारे देश में विभिन्न कार्यों का संपादन किया। अब हम देखेंगे कंपनी रूल एवं एग्रीकल्चर के बारे में समझेंगे। जो 1661 के चार्टर से कंपनी को मिला व्यापार करने का अधिकार। इसके द्वारा ब्रिटिश चाय और सिल्क चाइना से लाते थे और रुपए और सोने को यहाँ खर्चा करते थे एवं और चाइनीज को यहाँ से अफीम का निर्यात करते थे। और सबसे एक महत्वपूर्ण होता है नील की खेती, जो कि पहले नील की खेती इटली एवं फ्रांस एवं ब्रिटेन में होती थी और इस नील से कपड़ों को रंगा जाता था 18वीं सेंचुरी के समय में। और इसकी मांग बढ़ने लगी, जिसके कारण ये लोग भारतीय बाजार को भी भारतीय खेती को भी नील की खेती के लिए प्रोत्साहित किया तथा
अमेरिकी रिवॉल्यूशन के पश्चात 1783 एवं 1789 में नील की खेती विश्व में कम होने लगी, जिसके कारण भारतीय नील का दाम महंगा होने लगा, जिसके कारण यूरोपीय भारत में अपना स्पेशल फार्म स्थापित करना शुरू कर दिए एवं मजदूरों को बंधुआ मजदूर की तरह काम कराने के लिए एक जगह से दूसरे जगह प्लांट करने लगे। इस नील खेती का प्रभाव यह पड़ा कि यहाँ पर दिनों दिन लोगों का शोषण होने लगा एवं एक बुक आता है नील दर्पण, जिसमें बहुत ही अच्छे तरीके से नील कृषकों के शोषण के बारे में बताया गया है, जिसको लिखा है दीनबंधु मित्रा ने। एवं इस अंग्रेजों की गतिविधि के कारण और इसको चलाने हेतु इंडिगो कमीशन की स्थापना किया इन्होंने। और इसमें मजदूरों का शोषण होते रहा। अब हम देखेंगे कि कैसे ब्रिटिश शासन की कृषि नीति और उसका प्रभाव पड़ा। ब्रिटिश शासन के 50 वर्षों के भीतर ही भूस्वामित्व के स्वरूप और अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व निर्धारण और संरक्षण की नई प्रणाली से ब्रिटिश पूर्व कृषि प्रणाली और भारतीय ग्रामीण समाज की आत्मनिर्भरता नष्ट हो गई। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल के दीवानी प्राप्त कर ली थी। जिस समय क्लाइव ने बंगाल के दीवानी प्राप्त की थी, उस समय भू राजस्व का वार्षिक बंदोबस्त था। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान बंगाल के लिए मोहम्मद रजख्खा तथा बिहार के लिए राजा सिताब राय को नियुक्त किया था। वारेन हेस्टिंग ने अपने कार्यकाल में भू राजस्व के संबंध में कुछ सुधार किया। वारेन हेस्टिंग का विश्वास था कि समस्त भूमि शासक की है। संतोषजनक राजस्व व्यवस्था स्थापित करने के लिए वारेन हेस्टिंग ने सुप्रसिद्ध परीक्षण तथा अशुद्धि का नियम अपनाया। 1772 में वारेन हेस्टिंग ने कर संग्रहण के अधिकार ऊंची बोली वाले को 5 वर्ष के लिए नीलाम कर दिया। 1773 में कर संग्रहण की व्यवस्था में हेस्टिंग ने पुनः सुधार किया। उसने भ्रष्ट तथा निजी व्यापार में लगे कलेक्टरों को हटा दिया गया। उनके स्थान पर जिलों में भारतीय दीवान नियुक्त किए गए। उनका कार्य निरीक्षण करने के लिए 6 प्रांतीय परिषद गठित की गई। 1761 में वारेन हेस्टिंग ने अपने कार्यकाल में ही प्रांतीय परिषद समाप्त कर दी। हेस्टिंग ने भू राजस्व के वार्षिक बंदोबस्त को 5 साल किया, किंतु 1776 में इस 5 वर्षीय ठेके को समाप्त कर पुनः इसे 1 वर्षीय कर दिया। कॉर्नवालिस के समय में एक 10 साल बंदोबस्त लागू किया गया, जिसे 1793 में अस्थायी बंदोबस्त में परिवर्तित कर दिया गया। अब हम देखते हैं कि ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर कैसे प्रभाव पड़ा। तो यहाँ पर बताया गया है कि अंग्रेज भारत में एक व्यापारी बनकर आए और
सरदा व्यापारी ही रहे। ब्रिटेन ने आर्थिक हितों की पूर्ति करना करना उनका प्रमुख कर्तव्य रहा। उन्होंने भारत के संपूर्ण आर्थिक साधनों का उपयोग ब्रिटेन के व्यापारी, उद्योगपति तथा धनाढ्य वर्ग के आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए किया। अंग्रेजों की इस नीति के परिणाम स्वरूप उनके शासनकाल की मुख्य विशेषता भारत का आर्थिक शोषण तथा भारतीयों की अत्यधिक निर्धनता थी। ब्रिटिश शासन का सबसे अधिक कुप्रभाव किसानों की आर्थिक स्थिति पर पड़ा है। अब हम देखेंगे कि कैसे रैयतवाड़ी जमींदारी और महलवाड़ी व्यवस्था को भारत में लागू किया गया। पहला है जमींदारी प्रथा। कर्नवालिस ने 1793 में अस्थायी बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा लागू किया। यहाँ पर इस व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व सदैव के लिए निर्धारित कर दिया गया, जो जमींदारों को प्रतिवर्ष जमा करना होता था। इस व्यवस्था में निर्धारित लगान 10/11 भाग सरकार को तथा 1/11 भाग जमींदार का निर्धारित किया गया। अस्थायी बंदोबस्त से जमींदारों को भूस्वामी स्वीकार किया गया। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी या गाजीपुर तथा उत्तरी कर्नाटका में लागू किया गया। इसके अंतर्गत समस्त ब्रिटिश भारत का 19% क्षेत्र आता था। अब हम रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में बताएंगे। इस व्यवस्था का जन्मदाता थॉमस मुनरो तथा कैप्टन रीड को माना जाता है। 1792 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कर्नल रीड द्वारा बारामहल जिला तमिलनाडु में लागू की गई। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को भूमि का स्वामी स्वीकार किया गया तथा किसान ही प्रत्यक्ष रूप से भू राजस्व सरकार को देते थे। इस व्यवस्था में किसान व सरकार के बीच कोई बिचौलिया नहीं था। रैयतवाड़ी व्यवस्था बम्बई, मद्रास, पूर्वी बंगाल, असम तथा कुर्ग के कुछ हिस्सों में लागू की गई। इस व्यवस्था के अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत की 51% क्षेत्र आता था। अब हम महलवाड़ी व्यवस्था के बारे में जानेंगे, जहाँ पर भू राजस्व का निर्धारण किसान के साथ न करके महल गांव के साथ किया जाता था। इसमें भू राजस्व का निर्धारण गांव के समस्त कृषकों के साथ संयुक्त रूप से किया जाता था तथा गांव का प्रतिनिधि भू राजस्व सरकार के पास जमा करता था। महलवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता हॉल्ट मैकेंजी था। महलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, बनारस, गाजीपुर छोड़कर मध्य प्रांत एवं पंजाब के क्षेत्र आते थे। यह ब्रिटिश भारत के 30% हिस्से पर लागू थी। मार्टिन बर्ड को उत्तर भारत की भू राजस्व व्यवस्था का प्रवर्तक माना जाता है। अब हम देखेंगे कैसे ब्रिटिश शासन की भू राजस्व नीतियों का दुष्परिणाम हमारे भारत पर पड़ा। यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रिटिश शासन की इस नीति के कारण भारत की कृषि अर्थव्यवस्था पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। ब्रिटिश सरकार द्वारा इन व्यवस्थाओं के माध्यम से बनाए गए भूस्वामी केवल एक लगान प्राप्त करने वाले व्यवसायी की तरह थे। उन्होंने विदेशी राजनीतिक शक्ति के एजेंट की भूमिका निभाई। ब्रिटिश शासन द्वारा निर्धारित लगान व्यवस्था के दबाव में ग्रामीण समाज का पुराना राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक ढांचा टूट गया। कृषि उत्पादन से ग्रामीण जनता की आवश्यकताएं पूरी की जाने के बजाय उसे बाहरी बाजार की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया जाने लगा। भू राजस्व की नीति किसानों के लिए उत्पीड़नकारी थी। 1858-59 में भूमि कर की आय
सरकार की कुल आय की 50% थी। ब्रिटिश शासन के अधीन किसानों की ऋणग्रस्तता तेजी से बढ़ी एवं किसानों की अत्यधिक ऋणग्रस्तता के कारण जमीन किसानों के हाथों से बड़े पैमाने पर साहूकारों के हाथों में चली गई। साहूकारों ने किसानों का शोषण करने के लिए कानूनी तरीके का अलावा ऋण में दी गई राशि से अधिक राशि के बॉन्ड पर हस्ताक्षर करवाए, जाली लेखा जोखा रखने आदि कपटपूर्ण उपाय भी अपनाए। नई भूमि व्यवस्था को लागू करने तथा निर्धारित धन की अदायगी की भू राजस्व व्यवस्था का एक परिणाम यह हुआ कि ग्रामीण कृषि का पुराना उद्देश्य अर्थात गांव के उपयोग के लिए उत्पादन के स्थान पर अब बाजार के लिए उत्पादन ने ले लिया। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में भारत में औद्योगिक आवश्यकताओं ब्रिटेन की को ध्यान में रखकर फसलें उगाई जाती थी, इसलिए खाद्यान्नों की भारी कमी होने लगी। खाद्यान्नों की कमी के कारण 1866 से 67 में उड़ीसा में भयंकर अकाल पड़ा। 19वीं शताब्दी में के अकालों को आपदा का महासागर कहा जाता है। भारतीय इतिहास की सर्वाधिक भयंकर अकाल 1876 से 1878 के बीच दौरान मद्रास, मैसूर, हैदराबाद, महाराष्ट्र, पश्चिमी संयुक्त प्रांत और पंजाब में पड़ा। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के प्रथम चरण को पर्सिवल स्पीयर ने खुली और बेशर्म लूट का काल कहा। अब हम देखते हैं कि कैसे हमारे ग्रामीण उद्योग और नगरीय दस्तकारियों का पतन एवं अनऔद्योगिकरण, धन का बहिर्गमन भारत से किया गया है। इसके अंतर्गत हम पहले नगरीय उद्योग और नगरीय दस्तकारियों के पतन के बारे में जानेंगे, जो कि अंग्रेजों की शासन पद्धति का दुष्परिणाम भारतीय गृह उद्योगों, लघु उद्योगों एवं दस्तकारों पर पड़ा। ब्रिटिश शासन में ग्रामीण उद्योगों का धीरे धीरे पतन हुआ तथा नगरीय दस्तकारियां धीरे धीरे नष्ट हो गए। 1757 से 85 ईस्वी के बीच तेजी से औद्योगिक विकास हुआ, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय दस्तकारियों का तेजी से पतन हुआ। बाजारों में औद्योगिक उत्पादित आयातित माल की बाढ़ आ जाने के कारण ग्रामीण दस्तकारों द्वारा उत्पादित माल की मांग में गिरावट आई। मार्क्स ने ठीक ही कहा कि ब्रिटिश घुसपैठिए ने भारतीय हथकरघा उद्योग को नष्ट कर दिया तथा हथकरघों का विनाश कर दिया और सूती वस्त्रों के जन्मदाता देश में ही विदेशी सूती वस्त्रों की भरमार कर दी। दस्तकारियों के नष्ट हो जाने से बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैल गई। उद्योग और कृषि के बीच संतुलन समाप्त होने के कारण भारत की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। लॉर्ड विलियम बेंटिक की सरकार ने भी 1834 में यह कहा था कि इस दुर्दशा का भारतीय इतिहास में जोड़ नहीं, भारतीय बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों में बिखरी पड़ी है। इस प्रकार सदियों से विद्यमान समृद्ध भारतीय दस्तकारी उद्योग का अंत हो गया। दस्तकारों की संतानें रोजगार और कोई साधन न मिलने के कारण अपने पुराने व्यवसायों में लग गई। 1880 तक हस्तकला उद्योग पूरी तरह समाप्त हो गया। D.R. गाडगिल के शब्दों में 80 के दशक में भारत जैसे विशाल देश की यह दयनीय स्थिति थी कि दस्तकारियों का पतन हो रहा था तथा दूसरे अन्य कोई संगठित उद्योग अस्तित्व में नहीं थे, अतः जनसंख्या को कृषि पर आश्रित रहना पड़ा। अब हम देखेंगे कैसे हमारे यहाँ अनऔद्योगिकरण किया जाने लगा। भारत में 1800 से 1850 के मध्य समय अनऔद्योगिकरण का काल कहा जाता है। इस दौर में जहां इंग्लैंड औद्योगिक क्रांति के दौर से गुजर रहा, वहीं भारत में औद्योगिक पतन का दौर चल रहा था। भारत में औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारत के
औद्योगिक क्रांति के लाभों से वंचित रखने का मूल उद्देश्य था ब्रिटेन में उत्पादित माल के लिए भारत को बाजार के रूप में विकसित करना। भारत में स्वदेशी और दस्तकारी के पतन के साथ साथ आधुनिक स्वदेशी मशीन उद्योग का उदय नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप परंपरागत हस्त शिल्प उद्योग का पूर्णतः या पूर्ण रूप से पतन हो गया। 1860 के बाद अंग्रेजों द्वारा भारत में बड़े पैमाने पर पूंजी की निवेश की शुरुआत की गई। पूंजी निवेश के प्रमुख क्षेत्र रेल निर्माण, सिंचाई परियोजना, चाय, कॉफी, रबड़ के बाग, कोयला खान, जूट मिलें, जहाजरानी तथा बैंकिंग आदि थी। रेलवे भारत में पूंजी निवेश की सबसे बड़ी मद थी। अंग्रेजों द्वारा भारत में रेलवे निर्माण के मुख्य उद्देश्य भारत के कच्चे माल को देश के अंदर के हिस्सों से बंदरगाहों तक ले जाना था। भारत में रेल लाइनें बिछाने का पहला सुझाव 1831 में मद्रास से आया था। भारत में भाप से चलने वाली रेलों का पहला प्रस्ताव 1834 में इंग्लैंड में रखा गया। भारत में रेलवे लाइन लाने वाले अग्रणी रोलैंड सेक्वानार्ड स्टीफेंस थे। भारत में रेलवे निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया। लॉर्ड डलहौजी के काल में 1848 से 56 प्रथम रेलवे लाइन 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से ठाणे के बीच स्थापित की गई। भारत में बिछाई गई रेल लाइन को कार्ल मार्क्स ने आधुनिक युग का अग्रदूत कहा था। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल 1899 से 1905 ईस्वी में भारत में रेलवे लाइन का सर्वाधिक विस्तार हुआ। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के यूरोपीय तृतीय चरण में भारतीय द्वारा कुछ उद्योगों में पूंजी भी लगाई गई, जहां पर भारतीय उद्योगों में सूती वस्त्र पहला उद्योग था जिसमें भारतीयों द्वारा पूंजी लगाई गई थी। इस समय गुजरात और बम्बई महत्वपूर्ण सूती वस्त्र के केंद्र थे। सूती वस्त्र की प्रथम मिल 1853 में बम्बई में कावसजी नाना भाई के प्रयासों से स्थापित हुई। 1855 में बंगाल में रिसरा नामक स्थान पर पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित की गई। पटसन मिल की एक विशेषता यह थी कि ये मिलें अधिकतर अंग्रेजों ने ही लगाई थी। इसमें अंग्रेजों की ही पूंजी लगी थी। 1873 में बिहार के झरिया कोयला क्षेत्र में पहले आधुनिक लोहा तथा इस्पात उद्योग की स्थापना हुई तथा 1907 में जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। भारतीय पूंजी का प्रयोग ज्वाइंट बैंकों में भी हुआ जिसका मुख्य उद्देश्य था व्यापारिक तथा अन्य गतिविधियों के लिए पैसा उधार देना। इस क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण बैंकों की स्थापना हुई जिसमें पंजाब नेशनल बैंक 1895, बैंक ऑफ इंडिया 1906, इंडियन बैंक 1907, सेंट्रल बैंक 1911, बैंक ऑफ मैसूर 1913 प्रमुख थे। प्रथम विश्व युद्ध 1914 का भारतीय उद्योगों पर अनुकूल प्रभाव पड़ा। इस दौरान साम्राज्यवादी शक्तियों के साथ प्रतिस्पर्धा में कमी आई क्योंकि ये सभी शक्तियां युद्ध में व्यस्त थी। युद्ध की समाप्ति के बाद लॉर्ड हार्डिंग ने 1916 में सर थॉमस इंग्लैंड के नेतृत्व में एक भारतीय औद्योगिक आयोग की स्थापना की। अब हम धन के बहिर्गमन सिद्धांत के बारे में जानेंगे जिसमें कि हमारी भारत की बढ़ती हुई निर्धनता की कीमत पर अपने को समृद्ध
बनाने के लिए ब्रिटेन द्वारा कच्चे माल, संसाधनों और धन के निरंतर लूट को इस पृष्ठभूमि में दादा नौरोजी भाई रनाडे जैसे राष्ट्रवादियों ने भारत से धन के बहिर्गमन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि ब्रिटिश शासन भारत से निकलने वाला खून का एक दरिया है। 1872 में न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रनाडे ने पुणे में भारतीय व्यापार और उद्योग पर एक व्याख्यान दिया, जिसमें उन्होंने भारत में पूंजी और संसाधनों के बहिर्गमन की आलोचना की और कहा कि राष्ट्रीय पूंजी का 1/3 हिस्सा किसी न किसी रूप में ब्रिटिश शासन द्वारा भारत के बाहर ले जाया जाता है। धन के बहिर्गमन विचारधारा का समर्थन एवं प्रतिपादन करने वाले राष्ट्रवादी नेताओं में प्रमुख थे दादा भाई नौरोजी, डॉक्टर रमेश चंद्र तथा महादेव गोविंद रानाडे। 2 मई 1867 को लंदन में आयोजित ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में दादा भाई नौरोजी ने अपने पेपर, जिसका शीर्षक भारत पर इंग्लैंड का ऋण, को पढ़ते हुए पहली बार धन के बहिर्गमन सिद्धांत प्रस्तुत किया। दादा भाई नौरोजी को प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाने वाला प्रथम राष्ट्रवादी नेता माना जाता है। राष्ट्रीय आय का प्रथम वैज्ञानिक आंकलन डॉक्टर KRV राव ने किया था। दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखे गए अन्य लेख, जिसमें उन्होंने धन के बहिर्गमन सिद्धांत प्रस्तुत किए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1867 एवं द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया 1870 एवं ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया 1867 में प्रतिपादित किया गया। दादा भाई नौरोजी धन के बहिर्गमन के सिद्धांत के सबसे पहले और सर्वाधिक प्रखर विद्वान माने जाते हैं। दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री RC दत्त ने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1901 नामक अपनी पुस्तक में बहिर्गमन के सिद्धांत पर बल दिया। RC दत्त ने धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को नादिर शाह के आक्रमण द्वारा की गई लूट से अधिक घातक बताया। RC दत्त की पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया को भारत के आर्थिक इतिहास पर पहली पुस्तक माना जाता है। 1901 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बजट पर भाषण करते हुए गोपाल कृष्ण गोखले ने धन के बहिर्गमन सिद्धांत को प्रस्तुत किया। इस बहिर्गमन का सबसे महत्वपूर्ण घटक ब्रिटिश प्रशासनिक, सैनिक और रेलवे अधिकारियों के वेतन, आय और बचत के एक भाग को भेजा जाना और भारत सरकार द्वारा अंग्रेज अधिकारियों को पेंशन तथा अवकाश भत्ते को इंग्लैंड में भुगतान करना था। 1813 के बाद धन के बहिर्गमन की सबसे बड़ी मध्य गृह प्रभार होम चार्ज थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1896 में अपने कलकत्ता अधिवेशन में आधिकारिक तौर पर बहिर्गमन के सिद्धांत को स्वीकार किया। उस समय कांग्रेस ने यह घोषणा की कि देश में पड़ने वाले अकालों और लोगों की निर्धनता का कारण वर्षों से लगातार चला आ रहा धन का बहिर्गमन सिद्धांत ही है। 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता M.A. सयानी ने की थी। वह कांग्रेस का 12वीं अधिवेशन था। अब हम देखते हैं कि कैसे हमारे यहाँ से धन का बहिर्गमन किया गया, लेकिन हम उसके आगे की हमारी सांस्कृतिक एवं सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति 1900 शताब्दी के बीच में जानने का प्रयास करेंगे। उस समय हमारा व्यापार पूरी तरह से समाप्त हो चुका था, क्योंकि जो उद्योग धंधे थे वो इंग्लैंड में समाप्त हो चुके थे और हमारे यहाँ जो उद्योग धंधे थे वो धीरे धीरे करके समाप्ति की ओर थे।
केवल 11% ही भारतीय शहरों में अपना जीवन व्यतीत करते थे। एवं हम देखते हैं कि 1792 ईस्वी में दिल्ली कॉलेज की स्थापना की गई, जो कि हमारे हमारे एजुकेशन का नए सेंटर के तौर पर स्थापित हुआ। अब हम देखेंगे कैसे दिल्ली का प्रभुत्व बढ़ा, अर्थात कैसे कैसे दिल्ली में ब्रिटिश पावर अपने आप को स्टेबल कर पाई। 1857 का जो क्रांति हुआ था, उसके बाद ही ब्रिटिश शक्ति उभर कर सामने आई, क्योंकि वहां पर मुगल बादशाह को रंगून भेज दिया, जहां उनकी मौत हो गई और दिल्ली के सत्ता पर कब्जा जमा लिया। एवं हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पहला सर्वे या सेंसस या आंकड़ा जो दिया जाता है वो 1871 में जारी किया गया, जिसमें डाटा को कलेक्ट करके हर कैटेगरी का डाटा निकाला जाता है, जैसे जात के आधार पर क्या ऑक्यूपेशन है, पहचान क्या है, इस आधार पर ये सारी डाटा निकाली जाती है। और किंग जॉर्ज पंचम के नेतृत्व में दिल्ली दरबार का भी आयोजन किया गया था, जो कि 1911 ईस्वी में किया गया। और इसी समय जो अंग्रेजों की राजधानी कलकत्ता थी, उसको कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट किया गया। और यहाँ पर एक और बात देखने को आती है कि वहाँ न्यू दिल्ली का फाउंडेशन रखा गया, जो कि 10 स्क्वायर माइल में इस सिटी को बसाया गया, जो कि रेजिना हिल्स पर स्थित रहा। और इस सिटी को बसाने के लिए 2 आर्किटेक्ट का प्रबंध किया गया, जिसका नाम एडवर्ड लुटियन और हेनबर्ट बेकर था, जो न्यू दिल्ली को एक नए रूप में बसाने के लिए इनको भेजा गया। इन लोगों ने सरकारी बिल्डिंग का निर्माण कई कई दशकों या कहें पीरियड के अंतर्गत इंपीरियल हिस्ट्री को देखते हुए बनाने का प्रयास किया। एवं इसमें जो जो लुक दिया गया वो क्लासिकल ग्रीक 5th सेंचुरी BCE का दिया गया है। एवं सेंट्रल डोम ऑफ वायसराय पैलेस का भी निर्माण किया गया है, जो कि अब राष्ट्रपति भवन के नाम से जाना जाता है। यह डोम बुद्धिस्ट स्तूपा ऑफ सांची से लिया गया था एंड यह लाल पत्थर से बनाया गया था। एवं और इसे मुगल आर्किटेक्चर से बोरो किया गया था। और इन
सारी चीज़ों को हम देखते हैं तो ब्रिटिश ने कैसे कैसे हमारे यहाँ अपने आप को पहले व्यापार किए लाया, फिर यहाँ पर कैसे अपने आप को भारत के अनुरूप नहीं बल्कि भारत को अपने अनुरूप ढाला और यहाँ पर ब्रिटिश कानून को लागू किया जो कि भारत के लिए वांछनीय नहीं था।